केमिस्ट्री स्टार्ट फ्रॉम, किसी को पता है केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ? एटम से, राइट? एटम एटॉमिक थ्योरी, वहाँ से आप लोगों ने शुरू किया था। एटम्स के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ा भी आप लोगों ने। एटम कैसा होता है, उसका शेप क्या होता है, एटम के अंदर में क्या सब होता है, ये सारी चीजें आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा। मैं कुछ हटके बताने वाला हूँ, उन सबको कंबाइन करके उसके जो डिटेल्स है उसको आज मैं लेके जाने वाला हूँ। टॉपिक का नाम दे दो आप लोग नोटबुक ओपन करके, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम इसलिए मैं आगे में नहीं जोड़ रहा हूँ क्योंकि चैप्टर नंबर 1 का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसीलिए मैं सम नहीं बोल रहा हूँ, सीधे बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। टॉपिक का नाम आप लोग डाल दीजिए, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का मतलब हो गया कुछ बेसिक चीजें जो सबको जानना चाहिए। देखना आप लोग मैथ्स पढ़ते हो तो मैथ्स में देखना अगर तुम 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट को पूछोगे व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो भी बता देगा। और तुम लोगों को पूछा जाएगा व्हाट विल बी द एरिया ऑफ पाथ इनसाइड द रेक्टेंगल, यस, तो वो भी तुम लोग वही करते हो, इंक्लूडिंग लेंथ एंड एक्सक्लूडिंग लेंथ, और दोनों का डिफरेंस निकाल करके बता देते हो एरिया ऑफ पाथ क्या होता है। तो बेसिक कंसेप्ट ये था तुम लोगों का कि एरिया क्या होता है, राइट? सिमिलरली यहाँ पर जैसे बहुत बच्चों ने कहा कि सर एटम से स्टार्ट होता है, तो एटम के पीछे बहुत सारे साइंटिस्टों का अच्छा योगदान था जिन्होंने कहा था कि नहीं इस तरीके से। जे थॉमसन ने कहा कि सर ऐसा होता है, प्लम पुडिंग मॉडल टाइप का होता है। रदरफोर्ड ने कहा कि एटम तो स्फेरिकल होता है लेकिन उसके अंदर में बहुत सारे हॉलो होते हैं, बहुत से स्पेस होते हैं जहाँ पर जो है रेज रिफ्लेक्ट कर रहे थे। नील बोर ने कहा नहीं इसके अंदर में जो है एनर्जी लेवल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, K11 होते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी थ्योरी दी और 9th स्टैंडर्ड तक हम लोग फाइनली यहाँ पे आके गए कि एटम जो है स्फेरिकल इन साइज 10⁻⁻8 उसका रेडियस होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर, और उसके अंदर में बहुत सारे एनर्जी लेवल्स। इस सबको मैं कोरिलेट करता हूँ सोलर सिस्टम। आप लोगों ने कभी सुना है कि क्या मरकरी जंप कर सकता है अर्थ के प्लैनेट तक? कभी सुना है? केमिस्ट्री में ऐसा होता है, केमिस्ट्री में ऐसा होता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ बता रहा हूँ। दो तरह के स्टेट होते हैं, एक होता है ग्राउंड स्टेट, GROUND ग्राउंड स्टेट, और दूसरा होता है एक्साइटेड स्टेट। इस दोनों में अंतर आप लोग को बता सकते हैं? ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में इसने कहा सर आप बताइए। ग्राउंड स्टेट मतलब स्टेबल होगा और एक्साइटेड स्टेट मतलब इधर से उधर, मतलब अनस्टेबल स्टेट। इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। तो मैंने आपको पूछा था कि आपने कभी सुना है कि मरकरी अर्थ वाले रेडियस पे आ गया हो, अर्थ वाला जो लोगों का पाथ है वहां पे आ सकता है। ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में सारी चीजें पॉसिबल है। एक कहा जाता है कि जितना ज़्यादा एक्सेप्शन केमिस्ट्री में है उतना वर्ल्ड का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। एक्सेप्शन मतलब जानते हो क्या होता है? अपवाद, मतलब उसके अलावा एक एक्सेप्शन बोलते हैं कि इस पूरे क्लास में सारे बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं एक्सेप्ट वन। तो एक्सेप्शन का मतलब हो गया उसके अलावा। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में ऐसा माना गया था कि इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं वन स्टेट से अनदर स्टेट। कब जंप करेगा? जब उसके पास हाई एनर्जी आ जाएगा, जितनी उसकी लेवल है। अगर मान लो तुम लोग सबके सब स्कूटी चलाते हो, नॉर्मली कितना स्पीड होता है? 30, 35, 40, 45, 50, नॉर्मली इतना ही रहता है। 40, 50 के बीच में सब लोग का रहता है। जो इकोनॉमिकल लेवल होता है 40 से 50 के बीच। कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी हैं जो 70 तक स्कूटी चलाते हैं। कोई है इसमें जो 70 तक स्कूटी चलाते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 गर्ल्स पे एक ही गर्ल्स है। गर्ल्स आर राइडिंग मोर फास्टर देन बॉयज। आज ही मैं आ रहा था, मेरी बाइक यहाँ पे थी और गर्ल्स का
उसका स्पीड इतना था कि आगे में उसने ऑटो को ठोक दिया। एक्सेप्शन होता है। इसीलिए मैंने कहा देखो, मैं ये पूछने के पीछे एक रीजन है कि जब हम लोग आराम से चला सकते हैं तो फिर स्पीडली क्यों चला सकते हैं? हम लोग समझते हैं कि इतने टाइम में मैं घर से निकलूंगा तो इतने टाइम में इंस्टीट्यूट पे मैं पहुंच जाऊंगा अगर मेरी स्कूटी की स्पीड 40 से 50 के बीच में होती है। फिर भी हम लोग 70 चला लेते हैं, फ्री रास्ता मिलता है, देखते हैं कोई नहीं आगे पीछे एक्सीलेटर दिया, और कुछ और स्टूडेंट्स के झुंड जाते रहते हैं दूसरे स्कूल ट्यूशन वाले, तो उससे भी ज़्यादा निकल के थोड़ा एक्साइटेड, यू आर एक्सेलरेटिंग योर एक्सीलेटर, यस, उससे स्पीड आपका बढ़ रहा है, आप एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, आप कहाँ पे जंप करोगे, कहाँ गिरोगे, राइट? यही चीज इलेक्ट्रॉन्स के साथ होती है। इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एनर्जी जब मिलता है तब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में चलते हैं। मनुष्यों का एक स्वभाव होता है कि एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में चले जाना। देखना बचपन में कुछ लोग बहुत शांत, एकदम शांत, कुछ लोग बचपन में बहुत बदमाश। तो जो बचपन में बहुत बदमाश होता है, देखना वो जैसे जैसे 6-7 तक पहुंचता है तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आने लगती है। वो बदमाशी वाला नेचर तो रहता ही, लेकिन जैसे जैसे 10 तक पहुंचता है, देखना वो नेचर उसका मर जाता है, वो शांत कैटेगरी स्टूडेंट। और जो 10th तक शांत था, एकदम भोला भाला सीधा शांत स्टूडेंट, लड़का या लड़की दोनों में से बोल रहा हूँ, 11th में जैसे ही जाते हैं ऐसे लगते स्काई बर्ड्स में उड़ना चाहिए। देखो एकदम शांत बच्चा 10th तक जिसको हम लोग बोलते थे मासूम बच्चा है, वो कुछ नहीं पता, 11th में जाते ही देखो MBBS कर रही है अभी तक, पता नहीं एक्साइटेड। I'm talking only and only about ground state and excited state. That when an energy, एनर्जी आता था, मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरे वर्ल्ड में एनर्जी कांस्टेंट है। पढ़ गया? पूरे यूनिवर्स में एनर्जी कांस्टेंट है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सारे एनर्जी का सम कितना होता है? कांस्टेंट। लेकिन ये कांस्टेंट के पीछे अंदर में जो होता है, अब जैसे तुम लोगों को पता है कि ये एटम स्फेरिकल शेप में होते हैं। रदरफोर्ड ने कहा था टोटल पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, याद है ना? टोटल पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। नील बोर ने कहा था भाई साहब इलेक्ट्रॉन जो है अपने पाथ के ऊपर में घूमता है, उस पाथ को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं या फिर एनर्जी सेल्स कहते हैं, एनर्जी लेवल। The maximum probability of finding an electron in an orbit is called orbital. The maximum probability of finding an electron in an orbit is called orbital. इलेक्ट्रॉन क्या हमारा दिमाग जैसा अशांत पार्टिकल, जैसे हम लोगों का माइंड होता है कभी शांत। कांस्टेंट एनर्जी जैसे देखो पूरे यूनिवर्स में जितने टाइप्स के एनर्जी है, वो वन स्टेट से दूसरे स्टेट में गए, दूसरे स्टेट से तीसरे में, फाइनली वापस आकर के उसी स्टेट में आए। जैसे मान लो सोलर एनर्जी फर्स्ट टाइम अर्थ के ऊपर में आया, उससे ग्रेन्स डेवलप हुए, सोलर एनर्जी प्लांट्स में गया और प्लांट से ग्रेन्स मिला, वो सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो गया केमिकल एनर्जी, ग्लूकोज तुम लोगों को ग्रेन्स में मिल गया, कार्बोहाइड्रेट। अब वो कार्बोहाइड्रेट तुमने वापस अपने शरीर के अंदर में लिया, वो कार्बोहाइड्रेट तुम्हारा जो केमिकल एनर्जी अंदर में केमिकल एनर्जी मिले, रिएक्शन किया, उसका स्टेट चेंज हो गया। साउंड एनर्जी जो मैं बोल रहा हूँ, मैंने जितना खाया मेरे पास जो एनर्जी थी मैं उसको यूज कर रहा हूँ साउंड एनर्जी के रूप में। ये साउंड एनर्जी वापस यूनिवर्स में गया, वापस सन के पास पहुंच के सोलर एनर्जी, प्रोसेस कंटिन्यू। तुम्हें पता भी नहीं था कि ग्रेन्स में कितने अमाउंट में गए थे, ग्रेन से तुमने कितने अमाउंट में लिया और तुमने यूनिवर्स में साउंड कितनी। ऐसा नहीं कह रहा हूँ एनर्जी है पर उसके डिफरेंट फॉर्म, मतलब जो एनर्जी मेन एनर्जी है वो सन। सन पूरे दुनिया में याद रखना एनर्जी जो है सोर्स है,
एनर्जी जो है ना वो सोर्स है, इसके बहुत सारे रिसोर्स होते हैं। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ते हो ना, लाइट चैप्टर में पढ़ा होगा कि व्हाट इज लाइट। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स अस सेंसेशन टू सी एनी ऑब्जेक्ट। यही था ना लाइट का डिफाइन। तो ये एनर्जी है बेटा, लाइट से हमको मिला। व्हाट इज साउंड? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sensation to listen any of word. Sound is energy. Air is a form of energy. Total some amount of energy. कितने टाइप्स की एनर्जी और जिस जिस फॉर्म्स में है सबका जो अमाउंट होगा किलो जूल में होगा वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा चाहे जितने भी फॉर्म्स हो। या सर तो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, neither be created nor be destroyed. फिक्स अमाउंट में है दैट इज। लेकिन वो क्रिएट हम कर सकते हैं ना, साउंड एनर्जी हमने जो क्रिएट किया बोल के। तुम फॉर्म चेंज कर रहे हो बेटा, तुम क्रिएट नहीं कर रहे हो, यू आर चेंजिंग द फॉर्म्स। तुम साउंड कैसे प्रोड्यूस करोगे? जब तुम्हारे शरीर में एनर्जी रहेगा तब तो तुम साउंड एनर्जी कन्वर्ट करोगे। और तुम्हारे शरीर में एनर्जी कहाँ से आया? फूड से ना। फूड कहाँ से आया? सोलर एनर्जी से ना, फोटोसिंथेसिस से ना। वो कहाँ से आया? सोलर एनर्जी से आया ना। अब दिमाग लगा, तूने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ फॉर्म चेंज किया, तुमने क्रिएट नहीं किया। ये मत सोचना कि तुम्हारी मम्मी खाना बना रही है बेटा, दे आर जस्ट चेंजिंग द फॉर्म्स। रॉ राइस को बॉइल्ड राइस में चेंज किया विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी। दे आर नॉट क्रिएटिंग रॉ राइस। इज योर ममा क्रिएटिंग रॉ राइस? अब बोलोगे सर फार्मर तो क्रिएट करते बेटा, दे आर ऑल्सो चेंजिंग। वो ग्रेन्स का जो सीड्स था उसमें उन्होंने सॉइल में दिया, सॉइल में उन लोगों का रिएक्शन हुआ तो वहाँ से प्लांट्स हुआ। क्या वो ग्रेन्स उसको दे दो बिना सॉइल और बिना सनलाइट के हेल्प से वो प्लांट्स बन जाएगा? उसके अंदर में ऑटोमेटिकली वो ग्रेन्स जो है सीड्स आ जाएंगे वापस। तो ये सब क्या होता है? दे आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ओनली फॉर्म चेंज होता है। मनुष्य का नेचर और सिग्नेचर कहा जाता है नहीं चेंज होता। ह्यूमंस का नेचर जो है और सिग्नेचर ये बदलता नहीं। आदमी का सिर्फ एक्सटेंड हो जाता है। जो बदमाश होता है वो शांत हो जाता है, जो शांत होता है वो बदमाश होता है। नेचर वही रहता है। अगर हम अच्छे नेचर के हैं, कितना भी एकदम गंदे सर्कल में क्यों ना चले जाओ, लेकिन नेचर अच्छा है। देखना बहुत सारे स्टूडेंट जो 11th 12th BSc MSc जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, उसमें से भी कोई कोई काइंड नेचर का स्टूडेंट होता है। देखता है कोई बैगर जो है भूख से मर रहा है, वो कॉलेज के स्टूडेंट थे, लॉफर स्टूडेंट है, लेकिन उसके बीच में एक ऐसा स्टूडेंट था वो कुछ बड़ा पाव खरीद करके उस बैगर को दे दिया। उसको बाकी दोस्त भले उसका मजाक उड़ाया लेकिन वो दे देता। व्हाट आई एम सेइंग यू, नेचर, उसका नेचर नहीं बदला। वो भले बदमाश लोगों के बीच में रहा तो उसका नेचर बदला। एनर्जी के फॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं। एनर्जी जो है वो कांस्टेंट ही रहने वाला है और वो एनर्जी का मेन सोर्सेज दे आर द नेचुरल रिसोर्स ऑफ आवर यूनिवर्स। चाहे वो आप लाइट ले लीजिए, एयर ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, ये सब के सब नेचुरल रिसोर्स है। अब आ जाइए उसमें बहुत सारी चीजें हैं। जितने नेचुरल रिसोर्सेज आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ा है ना 10th स्टैंडर्ड में ज्योग्राफी। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? कैन यू टेल मी? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। कौन सा? यस, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो पेट्रोल डीजल सब जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल है ना, इसीलिए देखते हो 91 रुपीज पेट्रोल चला है। अगर वो रिन्यूएबल रहता है, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है ना, पर जितना तुमको सन का लाइट का एनर्जी यूज करना है करते जाओ। सन जी कभी बोलेंगे मेरा बेटा मेरा एनर्जी मत ले। हवा, एयर एनर्जी कभी रुकने वाला है कभी कि नहीं मैं अपने अर्थ का एयर यूज नहीं करूंगा, मैं जो है मार्स का एयर यूज करूंगा। ऐसा कभी हो सकता है पॉसिबल? कल या परसों में आर्टिकल पढ़ रहा तो वहां पे लिखा गया था जितना अर्थ के लोग जाकर के मार्स पे रिसर्च कर रहे हैं कि लिविंग बींग्स है, यानी अर्थ से पहले मार्स बना था। मार्स पे वो सारी चीजें हैं जो एक लिविंग बींग्स के लिए। इंडियन लोग या फिर जो भी अर्थ के जो साइंटिस्ट है वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आज से अरबों वर्ष पहले वहाँ पे लिविंग बींग्स रहते। ये आर्टिकल में ऐसे ही देखते देखते मैंने बोला अभी कुछ दिन पहले ही हमारा रॉबर्ट मार्स पे उतरा था, याद है तुम लोगों को 2016
हम लोगों ने लॉन्च किया था, अपना DRDO ने लॉन्च किया था, है ना? मतलब मिशन मंगल। हाँ, मिशन मंगल वाला मैंने देखा था। सैटेलाइट और उसके पीछे भी एक रोबोट लेके गया था, सैटेलाइट टाइप का है, कि वहाँ पे लिविंग बींग्स कैसा है, हमारा मार्स का प्लेनेट देखने में कैसा है, वहाँ पे प्लांट्स है या नहीं है, रिवर्स है या नहीं है, लैंड है या नहीं है, वो सब देखने के लिए उन लोगों ने अपना यहाँ से एक रोबोट सैटेलाइट टाइप का रोबोट वहाँ पे भेजा। उसका वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है, मैक्सिमम टाइम हुआ, देखना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग रिसर्च कर रही है, और अभी एक आर्टिकल आ गया कि हमारे अर्थ के जो मतलब पीपल्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अर्थ से पहले मार्स का फॉर्मेशन हुआ, दोनों प्लेनेट का रिसर्च देखा गया। द फॉर्मेशन ऑफ मार्स वाज क्रिएटेड बिफोर दैट द अर्थ, and all the things which a human being required is already present on the Mars. And why the Earthian peoples are wasting time to do that? Living beings are there on the Mars. साइंस में तो रिसर्च चलते रहता है। पेपर वाले खुद भी छापते हैं वो गलत। तो बेटा उसको भी देने वाला कोई ना कोई होगा ना बेटा, तो भी तो साइंटिस्ट ही होगा। चलिए आते हैं हम लोग, चलिए आते हैं केमिस्ट्री में। अब देखो मैंने कहा था कि तुम लोगों को ऑर्बिटल के बारे, ऑर्बिटल जो होते हैं वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एनिमल, किसी भी आदमी के दिमाग का पता लगाया जा सकता है। तुम क्या सोच रहे हो ये मैं बता सकता हूँ। कोई भी दिमाग पर अशांत पार्टिकल है, इज अ डायनामिक पार्टिकल, तुम कब क्या सोचोगे ये तुम खुद भी नहीं जानते। हकीकत ये है, लेकिन तुम बोलते भाई मेरी मर्जी, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं ये मेरी मर्जी। दैट इज नॉट योर मर्जी, इट इज अ माइंड मर्जी। याद रखना, वो तुम्हारा माइंड तुमको कहाँ लेकर के चला जाएगा। अभी जस्ट हम लोग बात कर रहे थे एटम चले गए थे मार्स, यही है माइंड की मर्जी। मैं बता रहा हूँ जस्ट एन एग्जाम्पल। अभी बात कर रहे थे हम लोग न्यूक्लियस के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, चले गए मार्स के बारे में। ये माइंड है, कब कहाँ चला जाता है किसी को कुछ नहीं पता। इट इज जस्ट अ डेविएटिंग एंड डायनामिक पार्टिकल व्हेन जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कभी भी शांत नहीं रहता, हमेशा घूमते रहता है। दो तरीके से ये भी घूमता है, जैसे हमारा अर्थ घूमता है, रोटेशन है, खुद के एक्सिस पे वो क्या करता है, रोटेशन करता है। और इलेक्ट्रॉन्स जो है दो तरीके से मतलब रोटेशन करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से ये ऑर्बिटल में घूमते हैं। देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। कितने टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल है? 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। कौन कौन सा? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ। अब इन सबको ऑर्बिटल जो है ना, जैसे याद करो तुम लोगों ने बस इतना तक पढ़ के छोड़ दिया था कि रदर लास्ट में जो थ्योरी पढ़ा था नील बोर का कि भाई एनर्जी लेवल्स होते हैं, बस इतना ही तक पढ़ा था ना। इसके आगे तो एटॉमिक थ्योरी नहीं गई। अब एटॉमिक थ्योरी में आ गया है ऑर्बिटल्स। अब ये एस ऑर्बिटल के कितने एनर्जी ओरिएंटेशंस हैं। अब देखो जैसे होता है, अभी मैंने कहा था कि मनुष्य का दिमाग शांत नहीं है, तो कहाँ तक शांत नहीं है? तुम्हारा थिंकिंग लेवल कहाँ तक है? जब आईक्यू टेस्ट लेता है ना टीचर, देखना फॉरेन कंट्री में जाओगे एडमिशन्स के लिए तो वहाँ पे पहले आईक्यू टेस्ट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईक्यू टेस्ट? इंटेलिजेंस क्वेश्चन। वो तुम्हारा सब्जेक्ट से बहुत आगे, वो सब्जेक्ट बहुत कम है उसका। तुम्हारा मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री। वो मूवी देखा था तुम लोगों ने फर्स्ट टाइम जब आया था? कोई मिल गया था, ऋतिक रोशन का कोई मिल गया ही था ना, जादू वाला जो था, कोई मिल गया मूवी का नाम था ना। उसमें ऋतिक रोशन बहुत बड़ा रहता है, छोटे छोटे बच्चों के क्लास में जाता है, याद आया? तो जादू टच करता है तो उसका आईक्यू लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद कृष्ण में बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ, तुरंत एकदम जाता है एकदम ऐसे ऐसे। और उसके बाद आया था हमारा रणछोड़ दास श्यामल दास चांचर वाला फ्री इडियट। उसमें देखना 6 स्टैंडर्ड का बच्चा 10 स्टैंडर्ड का मैथ सॉल्व करते रहता है। आईक्यू लेवल्स का कोई ठिकाना नहीं है। फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा भी 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स बना सकता है। दिस इज कॉल्ड आईक्यू लेवल। आईक्यू लेवल में तुमको ये नहीं जानना होता तुम्हारे पास नॉलेज कितना है। गूगल बॉय के बारे में सुना था तुम लोगों ने? कौटिल्य 6 साल का बच्चा था, इतना बड़ा चोटी था उसका पीछे में। 6 साल का बच्चा था, उसको पूरे वर्ल्ड का मैप पता था।
रिवर नाइल रिवर की डिस्टेंस कितनी है, कौन कौन से कंट्री से होकर के गुजरती है, वो पूरा बताते हैं। यहाँ पे लोगों को पूछो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, वो नहीं आता, वो बच्चा बता देगा कहाँ से कौन कौन से कंट्री से पास हो रहा है वो रिवर। मैं यहाँ पे वडोदरा में आया, कौन सी गली में घुस गया था पता ही नहीं चला, फिर बाद में जब गोरवा ITI निकला तब पता चला ये तो भूल भुलैया वाला सर्कल। तो वही चीज कह रहा हूँ, ये माइंड है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रुकेगा किसी को पता नहीं। ये चारों ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन का मतलब होता है उसके लिमिट। लिमिट जानते हो? तुम्हारी थिंकिंग की लिमिट कहाँ है? हाँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ बोलो बेटा, जिसकी थिंकिंग की लिमिट बढ़ गई। चलिए अब देखो, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल और F ऑर्बिटल में इनका जो मैंने लिमिट कहा, तो लिमिट का मतलब यहाँ पे हो गया इनके पास कितने ओरिएंटेशन, इनका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन कौन से ओरिएंटेशन तक मूव करेंगे। S ऑरिएंटेशन में एक ही, S ऑर्बिटल में एक ही ओरिएंटेशन, इसके पास एक बॉक्स, इसका ओरिएंटेशन 1। इस वन ओरिएंटेशन में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा नहीं। एक ओरिएंटेशन में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, और वो भी 2 इलेक्ट्रॉन के पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। अब तुम बोलोगे इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, अब दोनों नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो एक ओरिएंटेशन में कैसे एडजस्ट करें, दैट इज क्वेश्चन है ना। अब तो दिमाग लगाओ, पहले एक ओरिएंटेशन S ऑर्बिटल का, P ऑर्बिटल में 3 ओरिएंटेशन होते हैं। इस ओरिएंटेशन को हम लोग D एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? D एनर्जी। और एक एनर्जी में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल 3 D एनर्जी है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो P ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक वाला जो ग्रुप है उसमें कितने ग्रुप्स हुए? P ब्लॉक वाला जो हमारा है S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हो ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, याद करो। पीरियोडिक टेबल ऐसा होता है, ठीक है? पीरियोडिक टेबल ऐसा ही होता है ना, पीरियोडिक टेबल। ये तुम्हारा S ब्लॉक एलिमेंट्स है। S ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 ग्रुप होते हैं, पता है तुम लोगों को? ये तुम्हारा P ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसमें 6 ग्रुप होते हैं, देखना याद रखना। ये D ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसमें टोटल 10 ग्रुप्स होते हैं, और ये F ब्लॉक एलिमेंट्स। याद आया? तो S ब्लॉक में सिर्फ 2 ही ग्रुप क्यों होते हैं? क्योंकि S ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए S ब्लॉक में सिर्फ 2। P ब्लॉक में टोटल 3 ओरिएंटेशंस है, D एनर्जी 3 है, तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड, दैट्स व्हाई दे आर हैविंग 6 ग्रुप। ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक P ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप है, उसमें टोटल 6 ग्रुप्स है, जो कि 3 D एनर्जी होते हैं, 3 ओरिएंटेशंस होते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। D ब्लॉक में टोटल 5 ओरिएंटेशंस होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx2, y2, dz2। S का साइज स्फेरिकल, S ऑर्बिटल का साइज होता है स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब ऐसा। P ऑर्बिटल का साइज होता है डम्बल। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इधर रहता है, दूसरा इधर। और P ऑर्बिटल में ये जो 3 एक्सिस देख रहे हो, ये Px, Py, Pz, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, और ये हमारा z एक्सिस। Px वाला इलेक्ट्रॉन का शेप ऐसा होगा, Py वाला इलेक्ट्रॉन का शेप ऐसा होगा, Pz वाला इलेक्ट्रॉन का शेप ऐसा। ये डंबल शेप का। कितने लोग जिम जाते हो? जाते हो? उसमें डंबल मिलता है, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20, 50, 100, कितना हुआ? कितना? 5 किलो, 10 किलो उठा लेते हैं 10th में, इसलिए 10 किलो। ऐसा कुछ देखना 10 किलो रह जाए। तो यहाँ पर P ऑर्बिटल में 3 ओरिएंटेशंस होते हैं, Px, Py, Pz। मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन दिस ओरिएंटेशन। D ऑर्बिटल में टोटल 5 ओरिएंटेशंस, dxy, इसका नाम है, D ऑर्बिटल है xy एक्सिस, ये yz एक्सिस, ये xz एक्सिस, ये x2 y2 एक्सिस, और ये z2।
टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं? डी ऑर्बिटल जो तुम्हारा डी ब्लॉक एलिमेंट, उसमें देखो 10 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 2 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक। क्लास 10 साइंस टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 5, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड दैट प्रॉपर्टीज, है ना? उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल 10 ग्रुप होंगे, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही 10 इलेक्ट्रॉन्स है जो तुम्हारा पहला इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर 3, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर 4, तीसरा ग्रुप नंबर 5, चौथा ग्रुप नंबर 6, पांचवा ग्रुप नंबर 7, छठा ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 9, ग्रुप नंबर 10, ग्रुप नंबर 11, ग्रुप नंबर 12, ग्रुप नंबर 13 जो है पी ब्लॉक में स्टार्ट होता है, याद करो। 13 14 15 16 17 18 होता है ना, ये 6 वाली। अब ये डी जो है उसका शेप होता है डबल डंबल। कैसा होता है? डबल डंबल। डंबल, एक ऐसा डंबल और दूसरा ऐसा। तो यहाँ पर जो जो एक्सिस है वो एक्सिस को ड्रॉ कर दो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक डंबल एक्स के ऊपर में, दूसरा एक्सिस वाई के ऊपर। तो इसका नाम हो गया dxy। सेम शेप ऐसा ही बना दो, इस एक एक्सिस का नाम डाल दो y, दूसरे का z, इसका शेप एक का नाम डाल दो x, एक का नाम z, ये तीसरे का शेप। चौथा और पांचवा जो होता है dx² y² और dz²। x² मतलब इसके अंदर में 2 और, समझ में आ गया? ये x है, x² का मतलब 2 बार डबल इंसर्ट, y का भी मतलब वही 1, और z² जो लास्ट वाला है उसमें तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ z इसके अंदर में। तो पांचों स्ट्रक्चर अगर तुम लोग ड्रॉ करना चाहते हो तो सबसे पहले एक एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, उसको डंबल की तरह शेप में ड्रॉ करो। इधर भी एक डंबल वाला शेप ड्रॉ करो, एक का नाम एक्स एक्सिस, एक का नाम वाई। नहीं ड्रॉ करना चाहती हो बेटा? क्या होगा? तुमने नहीं ड्रॉ करना है तुमको? क्या नाम है तुम्हारा? यस, लास्ट में शशिका। क्या नाम है? फिर से बोलो। शशिका। कौन से स्कूल से हो? राइट। इंग्लिश मीडियम, गुजरात बोर्ड है या सीबीएसई? ज्यादा बोलती हो या कम? बच्चों का नेचर जो है केमिस्ट्री से बहुत मेहनत करते हैं। आदमी को ज्यादा बोलना चाहिए या कम बोलना चाहिए, डिपेंड करता है उसका नॉलेज उस सब्जेक्ट में कितना। अगर मम्मी भी कभी डांटती होगी तो मम्मी डांटती क्यों है पता है? क्योंकि तुमको उस मेथड पे ज्यादा नॉलेज है तुम्हारी मम्मी को, इसलिए तुमको मम्मी डांटती। तो जब भी कोई वर्ड यूज करो, अगर तुम्हें उस सब्जेक्ट में ज्यादा नॉलेज हो देन यू शुड यूज। नहीं आता है देन यू शुड ड्रॉ द स्ट्रक्चर। If you don't want to draw, it's your wish. Nobody is forcing you to draw the structure, ना? कोई आपको फोर्स किया है कि भाई आप स्ट्रक्चर ड्रॉ ही करो, नहीं ड्रॉ करोगे तो आपको 6 महीने में सजा होते, ऐसा किसी ने कहा? No one has said you. It's your wish. If you don't want to take knowledge, then also it's your. आप 10th में 100% लाओगे, वो भी आपकी मर्जी, और 10th में 30% लाओगे, but depends upon your knowledge about the subject, right? So here this is the structure. You can draw the structure x-axis and y-axis, and you can put your name dxy. This is the first orientation of d orbital. Sir, I have a question. Yeah. Sir, in s orbital there are 2 electrons, so why don't the shape is double like? Very good question. That sir, if s orbital has spherical structure, it is having 2 electrons also. Why s orbital don't have a structure of W? That is the question. S orientation energy level is very less. कोई भी जैसे कभी गुब्बारे देखो, बलून में क्या होता है देखना, तुम जब फुलाओगे बलून को तो इस तरीके से एयर तुम ऑक्यूपाई करते, राइट, बलून के अंदर। और अगर बलून का ऑक्यूपाइंग स्पेस जो है ज्यादा होगा तो तुम यहाँ पर इसको दबा करके डंबल से बना सकते हो। कभी देखना, एक
बॉटल गार्ड शेप का बलून लेना, जो लंबा होता है, बॉटल गार्ड जानते हो ना, जी लॉकी, यस, वो उस शेप का एक बलून लेना और उसके अंदर में थोड़ा ज़्यादा हवा मत भरना और बीच से पकड़ के उसको दबाना, तो देखना 2 पार्ट में बनेगा। लेकिन जो वो हैप्पी बर्थडे वाला बलून होता है जो छोटा छोटा होता है, उसको तू 2 पार्ट में दबाने की कोशिश करना पड़ता। Why? Because the shape is small. Similarly, s orbital have very small shape. It can't go extended till the dumbbell level. So that's why it is spherical. Sir, but can we use the logic that s orbital has alkali earth metal? Alkali earth metal has a different properties, not about the shape. तुम्हारा फिजिकल और तुम्हारा नॉलेज इसमें डिफरेंस होता है क्यों? तुम्हारा जो शेप है वो शेप से और तुम्हारे नॉलेज में डिफरेंस है। तुम हो सकता है 7 फुट लंबे हो लेकिन तुम्हारा नॉलेज का लेवल 0। डेढ़ खल्ली पता है तुमको 0 नॉलेज का लेवल था, उसका हाइट देख लो 7.2 या 7.1 है। 0 एनर्जी लेवल। पता है तुमको फाइटिंग से पहले क्या करता था? किसी को पता है फाइटिंग से पहले डेढ़ खल्ली क्या करता था? उसके माँ बाप उसको घर से भगा देते थे, इतना खाता था। उसको भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। 4-5 जगह नौकरी किया, सब नौकरी वालों को कहते ठीक है, मतलब इतना तुम्हारी सैलरी प्लस हमारे यहाँ। तो ऐसे करके फिर धीरे 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 उसको एक बड़े बॉक्सर जो ऑर्गेनाइज करता था, ऐसे ही जा रहा था कहीं पर, उसकी गाड़ी जो है किसी गड्ढे में अटक गई थी और वहीं पर वो भूखा पड़ा था। कोई किसी खेत में बैठा हुआ था, देखा गाड़ी पड़ी हुई, देखा आसपास कोई आदमी नहीं है, तो थोड़ा वो ऑनर जो है बाहर निकल के तब देखा तो उसने देखा बहुत अच्छा कट्टा इंसान है। उसको पूछा क्या करते हो? बेरोजगार, फाइटिंग करो। सर आप किसी को एक बार मारता हूँ मर जाए, फाइटिंग करने के लिए आप पैसा मिलेगा। बेचारा थोड़ा इंटरेस्टेड हुआ, उसको लेके गया, बेचारा कार के अंदर घुस नहीं पा रहा, इतना हट्टा कटा था, छोटा कार था, फॉर्च्यूनर में घुस नहीं पाएगा, इतना बड़ा ग्रेट कर। तो फिर उसको ले गया और जिस आदमी का वो गाड़ी गड्ढे में फंसा था वही आदमी उसको स्टार बना दिया। मैंने क्या कहा? तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टीज डजंट गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट योर नॉलेज। तुम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कैसे हो, तुम्हारा फिजिकल उससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा स्ट्रक्चर तुम्हारे नॉलेज का डायरेक्टली समझ जाओ, ना तो वो प्रोपोर्शनल है ना ही यूनिवर्सल। ऐसा नहीं होता कि जो छोटे लोग होते हैं बहुत ज्यादा नॉलेज और जो बहुत लंबे होते हैं उसको कम। ऐसा होता है तो हमारे अमिताभ बच्चन जी बहुत लंबे, क्या उनको नॉलेज कम है? ऐसा नहीं, ये बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टीज है। तो स्फेरिकल जो है एस शेप का, उससे हमारा एनर्जी का और शेप का कोई लेना नहीं, बस खाली लेवल, उनका जो लेवल होता है बहुत ही छोटा है। एनर्जी का शेप बहुत छोटा है, इसलिए वो डंबल शेप में कन्वर्ट। ये डंबल कैसे बनते हैं? जैसे मैंने तुमको अभी एग्जांपल दिया था, एक बलून में ज्यादा हवा करके उसको हम 2 पार्ट्स में कर दें। तो कोई भी जो स्टार्टिंग में ऑर्बिटल्स था वो स्फेरिकल ही था, लेकिन सिर्फ उसके अंदर में थोड़े शेप्स थे तो उसको कन्वर्ट करके यहाँ पर डंबल बना दिया, एक को डबल डंबल बना दिया। यहाँ पर जिस तरह से बनाते हैं एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस थे, उसके अलावा भी dx² y² dz² आ गया। एफ ऑर्बिटल में 7 ओरिएंटेशन। देखना तुम लोग नीचे में जो पीरियोडिक टेबल में ये 2 सीरीज है जिसको तुम लोग लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज कहते हो, टोटल 14 एलिमेंट्स है। एफ ऑर्बिटल में 7 ओरिएंटेशंस होते हैं, 7 एनर्जी लेवल्स होते हैं। एनर्जी लेवल्स यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, टोटल 14 electrons can be accommodated. That's why F block elements has 14 elements in per group, lanthanides and actinides. किसी को पता है F orbital का शेप कैसा? ये तीनों पता है तुम लोगों को F orbital का शेप कैसा होता है, P का शेप कैसा होता है, D का शेप। S P D F तक तुमने सुना था, इससे ज्यादा नहीं। वो भी मैंने सुनाया था तब सुना। इससे पहले तुम लोग खाली इतना समझते थे 281 सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, यही समझते थे ना। अब मैं बता रहा हूँ ये 281 के पीछे का कंसेप्ट। फर्स्ट ऑर्बिट में तुम लोग बोलते हो
कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ s ऑर्बिटल, फर्स्ट ऑर्बिट में फर्स्ट पीरियड जो है हमारा पीरियोडिक टेबल का कितने एलिमेंट्स हैं, क्या आपको बता सकता है? इन फर्स्ट पीरियड, 7 फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है? देखो तुम लोगों के पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, 2 हाइड्रोजन एंड हीलियम। देखो फर्स्ट पीरियड, इसको पीरियड बोलते हैं और इसको ग्रुप बोलते हैं बेटा। ये हमारा पीरियड और ये ग्रुप। तो पीरियड, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम ही है। तो आप देखो यहाँ पर 2 लिखने का मतलब वही था कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन सेकेंड ऑर्बिट में 8 लिखा हुआ है। तुम्हारे दिमाग में वापस होगा सर p में तो 6 ही होता है। सेकेंड ऑर्बिट में s ऑर्बिटल भी है और p ऑर्बिटल भी है, 2s एंड 2p। देखना s वाला जो ब्लॉक है सेकेंड पीरियड वाला लिथियम और बेरिलियम होगा। देख लो पीरियोडिक टेबल सब लोग पेज टर्न करो और उसमें देखो सेकेंड पीरियड में s ब्लॉक में लिथियम और बेरिलियम होगा और p ब्लॉक में बोरॉन से लेकर के नियन तक होगा, है। तो वो 6 जो है तुम्हारा ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक, बोरॉन से लेके नियन तक, वो 6 जो है p ब्लॉक का है और 2 जो है लिथियम और बेरिलियम वो तुम्हारा s ब्लॉक है। ये दोनों मिला करके 8 होते हैं। तो तुम लोग यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे 8 इलेक्ट्रॉन, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाता है और 6 इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल में जाता है। और वापस जो सोडियम का तुम 281 लिखते हो, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है s ऑर्बिटल। समझ में आया? जब 11th स्टैंडर्ड में जाओगे तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखना पड़ेगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। अभी तुम लोग कैसे लिखते हो? 2 8। अब बोलो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि तुम लोग 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिट तक जानते हो। ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब एनर्जी सेल्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ 281 मतलब पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट के आगे तुम लोग नहीं जानते। ऑर्बिटल किसको कहते हैं? नहीं जानते हो। ऑर्बिटल कितने टाइप्स के कहते हैं? नहीं जानते हो। हर एक ऑर्बिटल्स में कितने ओरिएंटेशन होते हैं? नहीं जानते। लेकिन आज सब कुछ जानने को मिला ना, क्या नहीं मिला? अगर मैं तुमको कहूँ कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्या लिख लोगे? फटाफट मैग्नीशियम का अकॉर्डिंग टू द 11th स्टैंडर्ड कोई भी बच्चा बताएगा व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम? देखो यहाँ पर जैसे सोडियम का है वैसे ही तुमको मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। प्लीज ट्राई इट। 1s2 2s2 2p6 3s2 2 12 है बेटा, 2 मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, राइट। s में याद रखना बच्चों, अभी जस्ट हमने सीखा s में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, p में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन, d में ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन, f में ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, याद रखना। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन, मतलब s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मिनिमम 0, मैक्सिमम 2। याद करो कॉपर, याद है कॉपर तुम लोगों को? कॉपर का एटॉमिक नंबर किसी को पता? 29 होता है, याद करो। Cu कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4s में 1 और 3d10। ये सारी चीजें हम लोग 11th में सीखेंगे। अभी आप लोगों को उतना ज़्यादा टेंशनाइज होने की जरूरत नहीं है कि भाई इतना भारी है, ये कुछ नहीं है। ये सब एक बार अगर तुम्हें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। अच्छा एक बार बताओ, अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट को बता दिया था
कि 7th स्टैंडर्ड में अलजेब्रा होता है, वो कभी मैथ्स टच करेगा? माय गॉड, अलजेब्रा! हम लोग तो सिर्फ जेब्रा पढ़ते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में, अल वाला जेब्रा पता ही नहीं कौन सा जेब्रा होता है। पहले स्टैंडर्ड में तो बच्चे वही करते थे जेब्रा, जेड फॉर जेब्रा, अलजेब्रा अगर बताते हैं वो भी मैथ्स में। जेब्रा में तो सिर्फ दो ही कलर होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। जेब्रा क्रॉसिंग भी देखा आपने, ये अलजेब्रा कैसा होता है पता करना पड़ेगा। आजकल का फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा बोलोगे अलजेब्रा, गूगल को तुरंत माइक पे प्रेस करेगा, व्हाट इज अलजेब्रा? इट इज अ मैथमेटिक्स ब्रांच इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल टर्म्स। सब पता चलेगा। और इसको कहते हैं आजकल का फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा गूगल कर। तुम लोगों ने किया था फर्स्ट स्टैंडर्ड? सच बताया किसी ने पता भी नहीं था कि गूगल ने माइक ऑप्शन ऑन किया है। मैंने उस दिन प्रीवियस लेक्चर में बताया था ना, तुमसे ज्यादा तुम्हारे मोबाइल के बारे में तुम्हारे छोटे भाई और बहन को पता बताया था ना उस दिन। वाह, कभी सोचा तुमसे ज्यादा तुम्हारे मोबाइल के बारे में वो को अपने बारे में ज्यादा पता होता है ना? हाँ, IQ लेवल, तुम्हारा IQ लेवल तुम्हारे ब्रदर और सिस्टर से कम है? सब कर रही हो कि मेरा छोटा भाई से मेरा IQ लेवल कम है? देखो बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। उसको कोई काम धंधा नहीं होता है, पापा का मोबाइल ले लिया, हमारा मोबाइल ले लिया और रिसर्च करना है उसको। बेटा वो भी एक काम ही रिसर्च करना। क्या मेरे को लग रहा है कोई काम धंधा नहीं है? हम पढ़ाई करते हैं। You are just learning whatever the experiment has been happened. He is doing experiment. गेम में एनर्जी और IQ नहीं लगता? नहीं लगता, इतना नहीं लगता जितना तुम्हारे 10th का ट्रिको में लगता है ना। बेटा देखना, वो जब 10th में आएगा तुम 92% लाती हो, 99 लाएगा तो पता चलेगा लगता है कि नहीं लगता। हाँ, बहुत होशियार है वो। मोबाइल टच कर, जो मोबाइल टच करते हो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। ऐसा होता है? ऐसा नहीं। IQ लेवल मैंने अभी जस्ट इसमें पूछा था कि सर एस ऑर्बिटल क्यों नहीं होता, तो मैंने एग्जांपल दिया था योर फिजिकल लेवल, तुम 1 साल के हो या 17 साल के हो, तुम्हारे IQ लेवल से कोई रिलेशन नहीं है। Your brother can also give, small brother can give a high level intelligence question answer, but you can't. I have just said it that there is no relations of physical in comparison to knowledge. कुछ नहीं है। हो सकता है लोग कहते हैं मॉडर्न जमाने का बच्चा, आजकल 10th स्टैंडर्ड में मोबाइल नहीं है, स्कूटी नहीं है, कुछ ना कुछ 10th स्टैंडर्ड का बच्चा नहीं। ऐसा पॉसिबल है? मैं MSc में बाईसाइकिल से जाता था। कौन सा जमाना? यही तुम्हारे जमाने का दिन है भाई। तुम्हारे सामने फ्रंट आई एम नॉट अ 65 इयर्स ओल्ड मैन। MSc में मैं बाईसाइकिल, वो भी रेंजर बाईसाइकिल जो अभी तुम लोग देखते हो ना, मैं MSc में 2014 में था। उस समय मैं वो रेंजर बाइक यूज करता था। मेरे प्रोफेसर कहते थे वो सोन यू हैव बिल्ट योर ओन बाइसाइकिल? मैंने नहीं सर, मैं साइकिल कंपनी में काम नहीं किया, लेकिन अच्छा लगा मैंने बोल दिया साइकिल वाले को ये सब ऐड कर दे। उसमें कुछ रेडियम पार्टिकल पढ़ना था। रेडियम वाला ग्रुप जो F ब्लॉक का लास्ट एलिमेंट ग्रुप है वो रेडियो एक्टिव ग्रुप है, याद नहीं होता था। मैंने सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का टेप जो है अपने बाइसाइकिल को चिपका। फिर मेरा प्रोफेसर पूछता है यू हैव मेड योर ओन बाइसाइकिल? का नहीं सर, साइकिल वाले नहीं बनाया, मैंने बस खाली एडिट कर दी। जो चीज नहीं आ तुम लोग क्या करते हो बताओ? 10th स्टैंडर्ड में तुम लोगों को अगर ट्रिग्नोमेट्री में कोई पूछे sin थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? sin थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या करो? बता सकते हो कोई भी sin थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? तुरंत लिखोगे sin थीटा बाय 1 प्लस sin थीटा बाय cos थीटा, नीचे में एलसीएम लोगे cos थीटा प्लस sin थीटा बाय sin थीटा ऊपर चला गया sin स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा प्लस cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा प्लस cos थीटा को कैंसिल करोगे तो इस तरीके से वैल्यू निकालते जाओगे। और जो छोटे बच्चे हो तो क्या करते हैं सीधा लर्न कर लेते,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन को अगर tan में चेंज करना है तो कैसे करोगे? साइन थीटा को अगर tan थीटा में चेंज करना है तो कैसे करोगे? उसका जो फॉर्मूला नया बनेगा, जो नया फॉर्मूला होगा साइन थीटा, तो साइन थीटा को अगर तुम बना रहे हो साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इनटू cos थीटा लिख सकते हो? साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इनटू cos थीटा लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो ना भाई। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इनटू cos थीटा बाय cos थीटा लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना। ये cos थीटा को इधर खिसका दो, साइन थीटा बाय cos थीटा हो गया tan थीटा इनटू cos थीटा। क्या किया तुमने? कुछ किया? फॉर्मूला मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उस चीज को समझो। मैं बस एक ही चीज कह रहा हूँ कि ये जो IQ लेवल है वो तुम्हारे हट्टे कट्टे हो लंबे चौड़े उससे कोई वैल्यू नहीं रखता है। बुक बाइट्स कवर ना तो खाली लिखने के लिए नहीं है, सही में होता है। 10th स्टैंडर्ड का जिस स्टूडेंट ने ये पूरे NCERT को एक बार बढ़िया से पढ़ लिया वो किसी भी 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट को चैलेंज कर सकता है, याद रखना। इसीलिए इसके कवर से इस बच्चे का नॉलेज जज मत कर, इसका कवर ही फटा हुआ। तो यहाँ पर हम लोग S ब्लॉक, T ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक समझे। इसके बाद एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड अभी तुम्हारे घर पर कोई नोट्स लेने के लिए पहुंचा है तो वो क्या करे? तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है तो तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है या फ्रेंड है या म्यूचुअल फ्रेंड है, फेसबुक का म्यूचुअल फ्रेंड है, उसको तुम्हारा घर का एड्रेस पता है क्योंकि तुमने दिया है। तुम कौन से अपने घर में कौन से रूम में रहते हो वो भी पता है, तुम कहाँ पे बुक्स रखते हो वो भी उसको पता है, लेकिन उसको कोई नोट्स तुमने कहा था मैं तुमको दूंगा, हमारे पेरेंटिंग इंस्टीट्यूट जो क्वेश्चन हुआ था वो क्वेश्चन तुम उसको देने वाले हो, लेकिन वो अभी तुम यहाँ पर हो तो वो कैसे? तुम्हारे घर पे जाएगा, तुम्हारे मम्मी या पापा या जो भी घर पे होंगे उनको पूछेगा वो है अभी है घर पे, तो आंटी मुझे उसका नोट्स लेना, तो बेटी अभी वो घर पे नहीं है, वो आएगी तब लेके जाओ। ऐसी बोलेगी तुम्हारी मम्मी, तो नहीं आंटी मैंने देखा है वो नोट्स कहाँ रखती है मैं जाके ले लूँ, तो फिर तुम्हारी मम्मी उसके पीछे पीछे जाएगी कहीं को चोरी ना कर लूँ, फिर पीछे पीछे जाएगी उस बेचारी को नोट्स नहीं दिए, तो फिर वो पूछेगी आंटी अभी वो कहाँ पे है, तो वो तो अभी ट्यूशन में। कौन सी ट्यूशन जाती है? मैरिड। कहाँ पर है? लोरा पर। तो फटाफट बाईसाइकिल लेकर के आएगी यहाँ पर मैरिड इंस्टीट्यूट, देखेगी कहाँ पर है, गूगल पे सर्च करेगी मैरिड इंस्टीट्यूट, मैरिड इंस्टीट्यूट के अंदर में जाएगी ऑफिस में। कोई इस नाम की स्टूडेंट आपके कोचिंग में पढ़ती है? हाँ पढ़ती है। तो अभी वो कहाँ है? अभी वो 302 रूम नंबर में बैठी है। तब फिर कहाँ पे वो 302 उसके साथ आएगी और फिर अच्छा तू यहाँ पे कैसी? पता चल रहा है। What I mean to say about this all the things, if you want to determine the position of electron, मैंने ये सारा कहानी इसलिए बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन का सिर्फ पोजीशन निकालना है, ये जो ओरिएंटेशन पढ़ रहे हो ना ये सब काम आने वाला है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है इस ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, वेयर इज द इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी लेवल का पता करते हैं, मतलब कौन से ऑर्बिट में है। एनर्जी लेवल का मतलब ऑर्बिट। ऑर्बिट को केमिस्ट्री में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहला कहानी आया कि कौन से एनर्जी लेवल में है, मतलब तुम्हारा घर कौन से एरिया। दूसरा मान लो कि ये सेकेंड एनर्जी लेवल, तो सेकेंड एनर्जी लेवल में कितने ओरिएंटेशन हो सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा घर जो है बड़ौदा स्काइज में, बड़ौदा स्काइज में कितने अपार्टमेंट है तुमको ये पता होना चाहिए। तो अभी जैसे हमने जस्ट पढ़ा था कि सेकेंड एनर्जी लेवल में S और P होते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड, 2 S में जाएगा और 6 P में जाएगा। तो दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर।
एजीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा कि मतलब तुम कौन से बिल्डिंग या अपार्टमेंट में रहते हो, ये डिटरमाइन करता है कि भाई आप कौन से ब्लॉक में हो, एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, डी ब्लॉक। बात समझ में आया? तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तुम उस अपार्टमेंट और उस ब्लॉक में कौन से मकान संख्या में रहते हो, तुम्हारा रूम नंबर क्या है, उसको कहा जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट वाला, तुम उस रूम के अंदर में, तुम डबल बेड वाला रूम है, सिंगल बेड, तुम्हारा रूम कौन सा है, उसको कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। अब मैं तुमको बताता हूँ, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई बताएगा? 2 4 2 और 4। वेरी गुड। 1s कार्बन 6, 1s2, 2s2, 2p2, बराबर। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड ऑर्बिट के p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब तुमको ये इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर निकालना। चारों क्वांटम नंबर मतलब प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। तो प्रिंसिपल क्वांटम का नंबर हो गया ये, कौन से ऑर्बिट में। तो ये 2 जो आगे में लिखते हो वो बताता है हमें कि कौन से एनर्जी लेवल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 2। एजीमुथल क्वांटम नंबर को L से डिनोट किया जाता है। L का मतलब हो गया कौन से ऑर्बिटल में। कौन से ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन? p ऑर्बिट में है ना, लास्ट वाले का p ऑर्बिट। तो ये L का देखो, याद रखना, s ऑर्बिटल का L का वैल्यू 0, p ऑर्बिटल का 1, d ऑर्बिटल का 2, f ऑर्बिटल का 3। ये क्यों होता है बता देता हूँ। L जो है तुम्हें बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर तुम्हें बताता है कितने ओरिएंटेशंस होगा। इसके बाद जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है तीसरा वाला, जो रूम वाला है, ML उसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दैट इज -L2 + L। देखना p का वैल्यू कितना होता है? 1। -1 से +1 के बीच में कितने ओरिएंटेशन होंगे? -1, 0, +1। कितना नंबर हुआ? 3 नंबर हुआ। देख लो p ऑर्बिटल में -1, 0, +1, ये मकान संख्या। d ऑर्बिटल का 2 होता है, -2, 2 + 2 कितने नंबर होंगे? 5 5, -2, -1, 0, +1, +2। f ऑर्बिटल में -3 से +3 7, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +, ये सब मकान संख्या, बराबर। वहां पर L का वैल्यू जो है p का कितना होता है? 1। तो यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर 1, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वही मकान संख्या। ये s ऑर्बिटल में -1, 0, +1, तो कौन से मकान में है? 0, 0, 0। यहाँ पे बताना है 3 तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स हो गए, बराबर। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से रूम में? -1 वाले में, 0 वाले में या +1 वाले में, वो बताना, बराबर। तो ये कैसे पता चलेगा? अभी जस्ट बताया ना बेटा, ml = -L2 + L। और L का वैल्यू तुम्हें मैंने यहाँ पे लिख दिया, s ऑर्बिटल का 0, p ऑर्बिटल का 1, d ऑर्बिटल का 2, f ऑर्बिटल का 3। और जो टोटल मकान संख्या है वो -L2 + L, बराबर। तो ये जो हमारा p ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल का, वो 0 मकान संख्या, ml की वैल्यू यहाँ पर 0। और लास्ट वाला है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको s से डिनोट किया जाता है। तो 2 तरह के, अभी जस्ट मैंने कहा था, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। 2 तरीके से इलेक्ट्रॉन एक ओरिएंटेशन में एडजस्ट होते हैं। तो क्लॉकवाइज वाले इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है +½ और एंटी क्लॉकवाइज वाले का वैल्यू होता है -½ कौन सा इलेक्ट्रॉन है कार्बन का? +½ या -½ +½ तो s की वैल्यू +½ ये चारों नंबर तुम्हें अगर दे दिया जाए तो किसी भी एलिमेंट का कौन सा इलेक्ट्रॉन है वो बता, किसी भी एलिमेंट का कौन सा इलेक्ट्रॉन है उसकी चारों जानकारी से पता है। अभी जस्ट मैंने बताया था ना एक स्टोरी कि अगर तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे घर पे नोट्स लेने के लिए पहुंचे तो क्या सब करेगी वो? तो ये वही तमाशा है। अपार्टमेंट, मकान संख्या,
मकान में जो है तुम्हारा घर -1 0 1 +1 टेबल नंबर। तुम सोए हुए हो बैठे हुए प्लस हाफ समझ में आ गया। एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डिटेल्स। तो तुम लोग बोलते हो ना कि हम यहाँ पे है वहाँ पे है, हमारा डिटेल्स ऐसे पता नहीं चलता है वैसे पता नहीं चलता। इससे तुम्हें सारे डिटेल्स पता चल जाएगा कि तुम्हारा दिमाग भी कहाँ है। वो सारा डिटेल्स ये चारों चीज से पता। अगर कोई टीचर तुम्हें अभी तुरंत क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज ऑर्बिटल, तो मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चों ने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना है। पता चलेगा या नहीं चलेगा? क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज ऑर्बिटल? 1 2 3। अब इस तीनों में भी 4 5 पांचों में भी कौन सही जवाब देगा वो अभी डिटरमाइन नहीं है। देख लो 5 बच्चों को इतना पता है कि ऑर्बिटल किसको कहते हैं। अब इस पांचों में से मुझे पता करना पड़ेगा कौन सही डिफाइन देगा। बेटा व्हाट इज ऑर्बिटल? दूसरा Sir, maximum probability of an electron, maximum probability of finding an electron on its electron path. Electronical. Same about electronical path. इलेक्ट्रॉनिकल। Evolution and rotation of the electronic path. तो 5 बच्चे में भी सही जो मैंने डिफाइन कहा था किसी ने भी पता चला। इवोल्यूशन इसको कहते हैं द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। मैंने कहा था 3 बार इस डिफाइन को मैंने बार-बार रिवाइंड किया ताकि तुम लोग के दिमाग में घुसे। याद करो द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट के अंदर में इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को ऑर्बिटल कहते हैं। समझ में आ गया? हिंदी में भी बोलो ना, इंग्लिश नहीं चलता, नो प्रॉब्लम। व्हाटएवर द कांसेप्ट यू आर हैविंग यू कैन एलाबोरेट आइदर इन गुजराती, हिंदी और इंग्लिश इज द बेस्ट। The maximum probability of finding an electron in an orbit, लिख लो the maximum probability। तुम्हारा एक मैथ्स का चैप्टर फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। एन का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। Sir, can you give example, one more element example for of that 4 quantum numbers? Sodium. Have you heard the word sodium? No sodium. Then which element? Please elaborate by yourself. Which elements destructions you want? कौन से एलिमेंट का डिस्क्रिप्शन चाहिए बताइए। दूसरा बोलो ना, कोई एलिमेंट का नाम पता है? नहीं पता? कौन तो है तो एक एलिमेंट का नाम बता। पोटेशियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा पोटेशियम का? 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 8 हो गया। अब ये इसका अगर ये चारों क्वांटम नंबर निकालोगे तो पता चलेगा पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर क्या होगा। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 4s1 का तुम्हें चारों क्वांटम नंबर निकालना है। n की वैल्यू हो जाएगी 4, l की वैल्यू 0, ml की वैल्यू 0, s की वैल्यू +½ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला हमारा इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ज्यादातर इसमें होगा ना? s का 0 होगा, p का 3 होगा, -1 इसमें रहेगा इलेक्ट्रॉन तो -1 इसमें रहेगा 0 इसमें रहेगा +1। d वाले का -2 से +2 कौन से ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन है उस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ओरिएंटेशन में है वो ml की वैल्यू होगी। जैसे मान लो अगर कैंडियम 21 3d1 होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो फर्स्ट इसका -2 हो जाएगा ml की वैल्यू। रेडियम का एटॉमिक नंबर 87 होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7s1 n की वैल्यू 7 s की वैल्यू l की वैल्यू 0 ml की वैल्यू 0 और s की वैल्यू +1।
ये सब यहाँ पे नहीं आता है, कंसेप्ट से आता है। ऐसा मत सोचना कि सर ने पूरा पीरियोडिक टेबल रट लिया। ये एक कंसेप्ट है। बड़े बड़े चीजों को कंज्यूम करके अपने माइंड में एडजस्ट करना को ही पढ़ना कहते हैं। नहीं तो इतना बड़ा साइंस का टेक्स्ट बुक 3 घंटे में कोई एग्जाम दे सकता है? बताओ। इसमें भी कुछ सिलेबस इलाबोरेट कर दिया, स्किप कर दिया, कुछ इलाबोरेटेड है, कुछ अनइलाबोरेटेड। ऐसा नहीं है, सारी चीजें हम लोग अपने माइंड के अंदर में कंज्यूम कर लेते, सेव कर लेते। Ctrl+S। तुम्हारा लैपटॉप है सबके पास? कोई बता सकते हैं तुम्हारा लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं? 2 GB रैम, 32 या 512 GB हार्ड डिस्क, i7 i-core प्रोसेसर वगैरह वगैरह जो होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक्स अरेंजमेंट है। 64 GB रैम है और रोम कितना है? 2 GB रोम। रैम होगा 4 GB, रोम होगा रैम की रैम, रोम, उसके बाद प्रोसेसर पढ़ते हो कंप्यूटर्स में? कौन सा प्रोसेसर का कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते हो? पता है किसी को? देखना अपना जो लैपटॉप ओपन करोगे, नीचे में देखना इंटेल i-Core 7 लिखा होगा, i-Core 3, i-Core 5, अभी लास्ट चल रहा है i10। नाम सुनो i10, Platinum 360 HP लैपटॉप, लेटेस्ट मॉडल 64,000 का, Lenovo Yoga, बड़ा है सब। ये सब मॉडल सेम है तुम्हारे लैपटॉप। हाँ, 360 Platinum सर्च करना फ्लिपकार्ट पे, 64,000 रुपये का आएगा, 8 GB रैम। मेरे जमाने में 70, मेरे तक तो 64 ही मिला, 6,000 डिस्काउंट। चलो सुनो, ये सारी चीजें तुम लोग देखो, अभी इतना नहीं पढ़ना है, ना ही दिमाग में प्रेशर है। बस एक थोड़ा हिंट है, कभी कोई पूछे कि क्वांटम नंबर क्या होता है तो ये मत बोलना कि नहीं सुने हो। सुने हो, भले नहीं आता है लेकिन सुने हो। यस, ये नहीं होना चाहिए। अभी 2 मिनट रुक जाओ, रचना मैम आएगी, उसके बाद तुम लोग जाना। ओनली